नमस्कार प्यारे दोस्तों, शर्मा एलएम एजुकेशन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, गुड इवनिंग। जुड़ जाइए साथियों, प्यारे साथियों। और आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, स्वतंत्रता पर। स्वतंत्रता पर चर्चा करते हैं। आइए मेरे दोस्तों, अब आपको मैंने कुछ बता रखे हैं, उन पर ध्यान देते हुए काम करना है। पहला तो मैंने आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान में 3 महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं। उदारवाद को पूंजीवाद भी कह देते हैं हम, एक है समाजवाद, एक है समुदायवाद। अब ये बेसिक क्वेश्चन तो बिल्कुल ही गलत नहीं हो कि उदारवाद जो है ही बल देती है विचारधारा स्वतंत्रता पर। तो बल देती है, ये विचारधारा बल देती है स्वतंत्रता पर, समाजवादी देती है समानता पर, और समुदायवादी देती है बंधुता। ये बेसिक तो आपको क्लियर। अब एक बात और बता देता हूँ, जो स्वतंत्रता पर बल देते हैं वो योग्यता की बात करते हैं, यानी कि जो योग्यता की बात करते हैं वो स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये बात भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या बेटा? हाँ, पूनम बेटा भी जुड़ गए हैं, अर्धा जी भी हैं, और सुधा जी भी काफ़ी है अलग अलग पर। बात नहीं, सब लोग अपना मेहनत करें तो योग्यता पर बल देती। और समानता की अवधारणा, आरक्षण। अब कोई कहता है मैं आरक्षण का समर्थक हूँ, इसका मतलब वो समानता का समर्थक। और बंधुता का मतलब भाईचारे। यहाँ एकीकरण की बात आ जाएगी, की बात आ जाएगी एकीकरण। ये तो ध्यान रखना है। इसका मतलब जो स्वतंत्रता की अवधारणा है वो किससे जुड़ी हुई है? उदारवाद, पूंजीवाद से। ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना। चलो साथियों, आपको धीरे धीरे मैं बताता हूँ, आप लिखते भी चलना और काम भी करते जाना, लेकिन सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो स्वतंत्रता है एक मूल्य है या तथ्य है? आंसर दे सकता है? हाँ, वेरी गुड। हाँ, नमस्ते तो सभी का स्वीकार है बेटा, लेकिन मुझे ये बताओ आंसर। बेटा बेटा भी जुड़े हैं, बिल्कुल सही है। राकेश अलगार भी जुड़े, सही है। लेकिन बताओ, स्वतंत्रता एक मूल्य है या तथ्य है? मूल्य है। पहला तो यही ध्यान रखना है, स्वतंत्रता एक मूल्य है, अर्थात परंपरागत दृष्टिकोण से ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, आपको सिंपल सा और चीजें मैं बताता हूँ। बेसिकली किससे जुड़ी है, किस विचारधारा से स्वतंत्रता जुड़ी है? उदारवाद से, समाजवाद से, समुदायवाद से। चलिए, है ना। स्वतंत्रता की अवधारणा उदारवाद यानी कि पूंजीवाद से जुड़ी। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। फिर आगे देखें कि स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ क्या है। का सामान्य अर्थ है योग्यता, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता, राज्य की शक्ति कम होना। स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ है, कोई कहे स्वतंत्रता को कम शब्दों में डिफाइन कर दो। योग्यता अर्थात न्यूनतम राज्य दूसरे शब्दों में कहें, अब राज्य की शक्ति जहां कम होती है तो वो क्या होता है? नकारात्मक। दूसरे शब्दों में कहें
स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ नकारात्मक स्वतंत्रता से। ये आपको ध्यान में, ये आपको जो छोटी-छोटी बातें आपको जब पता रहेंगी तभी आपका काम चलेगा, नहीं तो अन्यथा फिर आपके सामने परेशानी भी आएगी। ये तो आपको ध्यान रखना है कि छोटी-छोटी बातें। फिर बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता की अवधारणा किस क्रांति से संबंधित है? अमेरिकी क्रांति से संबंधित है, अमेरिकी क्रांति से। स्वतंत्रता की अवधारणा अमेरिकी क्रांति 1776 से जुड़ी हुई है, क्योंकि अमेरिकी क्रांति में स्वतंत्रता पर बल दिया गया। हाँ, बेसिकली ये ध्यान रखें। फिर वास्तव में इसका विकास कैसे हुआ, विकास की कहानी भी हम देखते हैं दोस्तों। थोड़ा-थोड़ा सा शांति के साथ देखना, यहाँ से एक ढाँचा बनाने की कोशिश करना। मैंने बेसिक आपको बता दिया, बेसिक मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि वास्तव में हम गहन तभी पढ़ सकते हैं जब हमारा आधारभूत ढाँचा क्लियर हो। तो देखते हैं, मैंने क्या बताया, स्वतंत्रता एक मूल्य है, ये परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित। स्वतंत्रता की अवधारणा पूंजीवाद से जुड़ी है। स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ क्या है? योग्यता है, न्यूनतम राज्य की अवधारणा है, यानी कि देखा जाए तो नकारात्मक स्वतंत्रता है। फिर मैंने आगे आपको बताया कि स्वतंत्रता की अवधारणा अमेरिकी क्रांति से। अब इसका विकास देखते हैं, विकास का चरण देखते हैं, विकास के पहलू देखते हैं। विकास विकास हुआ इसका जो वास्तव में देखा जाए कि औद्योगिक क्रांति के बाद जैसे परंपरागत उदारवाद या व्यक्तिवाद आया और इस पर बल दिया जाता है ना। औद्योगिक क्रांति के साथ व्यापारवाद वाणिज्यवाद की शुरुआत हुई। हस्तक्षेप यानी कि राज्य का आर्थिक क्षेत्र में क्या हो, हस्तक्षेप की शुरुआत हुई। इसी के साथ परंपरागत उदारवाद का उदय हुआ, जिसने स्वतंत्रता पर बल दिया, बल दिया स्वतंत्रता। आप दोस्तों जानते हैं कि लोग, एक जॉन लोक जिन्हें उदारवाद का जनक कहते हैं, तो वास्तव में उन्होंने बताया था कि व्यक्ति को जन्म से 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का। उन्होंने स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार माना। परंपरागत उदारवाद के जनक जॉन लोक अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में कहते हैं कि व्यक्ति को जन्म से 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त, प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं।
जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का प्राप्त है। एलएलपी की बात करते हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये 3 अधिकार वो बताते हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, यानी कि स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार क्या मानते हैं, प्राकृतिक। उसके बाद एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी स्वतंत्रता पर बल दिया। डी टाकविले, लॉर्ड एक्टन, उन्होंने भी स्वतंत्रता पर बल। ये बहुत सारे विचारक हुए जो परंपरागत उदारवाद से जुड़े हुए थे। सब ने कहा कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, नकारात्मक स्वतंत्रता चाहिए, राज्य की शक्ति कम हो जानी चाहिए। में डी टाकविले तो कहता भी है कि अगर वास्तव में समानता गेट से आती है तो स्वतंत्रता खिड़की से चली जाती है। इसका मतलब है, डी टाकविले के कथन का मतलब है, जब कल्याण का रास्ता राज्य अपनाता है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता धूमिल हो जाती है। जब पापा जी या मम्मी लेकर कमरे से आते हैं गेट से, हमारी स्वतंत्रता खिड़की। हम तो गाना सुन रहे थे ना, मस्त मस्त फोटो देख रहे थे, पापा जी आ गए, बंद करना पड़ेगा ना अचानक। ये ये बेसिकली कहते हैं। तो साथियों, ये सब लोग नकारात्मक स्वतंत्रता के ही थे, नकारात्मक स्वतंत्रता पर ही कहते हैं। और वास्तव में देखा जाए, विश्व राजनीति कहें या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहें, विश्व समाज पर कहें, तो इनका प्रभाव फर्स्ट वर्ल्ड वार तक देखा भी गया। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जैसे आर्थिक मंदी का दौर आया, आर्थिक मंदी के दौर में कहीं ना कहीं समस्याएं आई तो वास्तव में कहते हैं भी उससे प्रभावित हुआ। और अमेरिका में आर्थिक मंदी का कारण क्या है कि रूजवेल्ट ने न्यू डील नीति की शुरुआत की। जीएम की कारक हुए, उन्होंने कहा, दिन में खड्डे खुदवाओ, रात में भरवाओ। अगर आर्थिक मंदी से उभरना है, कल्याणकारी योजना लाओ। तब वास्तव में नकारात्मक स्वतंत्रता पर ज़्यादा ध्यान न देकर सकारात्मक स्वतंत्रता पर ध्यान दिया गया, यानी कि आरक्षण की बात भी साथ साथ की जाने। तो वास्तव में देखा जाए, स्वतंत्रता का दृष्टिकोण बदला, स्वतंत्रता का पूरे विश्व में बदला। वो अब आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैश्विक आर्थिक मंदी का सामना राष्ट्रों को करना पड़ा। इस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए एम कीन्स जैसे अर्थशास्त्री ने सकारात्मक स्वतंत्रता, यानी कि आरक्षण को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने सुझाव भी दिया था अमेरिका को। इसलिए 1933 में अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील नीति की शुरुआत। और ये न्यू डील नीति थी जो इसमें कल्याण की बात की जाने लगी।
बिना कल्याण के विकास नहीं हो सकता। मंदी से उभरने का रास्ता यही है कि आप कल्याण का मार्ग अपनाओ। आर्थिक मंदी से तभी, क्योंकि आर्थिक मंदी में सबसे बड़ी समस्या थी कि लोगों के पास पैसा ही नहीं था, मांग कहाँ से करते। जब वो मांग नहीं कर रहे थे तो उद्योग क्या करते, कुछ नहीं। तो वास्तव में सबसे बड़ा रास्ता था लोगों को पैसा दिया जाए, यानी कि रोजगार दिया जाए। तो रोजगार दिया जाएगा तो क्या होगा, उनके पास पैसे होंगे, पैसे होंगे तो मांग करेंगे, मांग करेंगे तो फिर क्या होगा, उद्योग भी चलने लगेंगे, आर्थिक मंदी खत्म हो जाएगी। यही रास्ता उसने सुझाया भी था, न्यू दिल्ली की नीति को अपनाया। तो कीन्स ने एक और अवधारणा दी थी, मैं यहाँ बताता चल रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा, लेकिन सुनाता सब चल रहा हूँ। ये आगे लिखना भी मेरे लिए पॉसिबल होगा, मैं लिख कर भी बताऊंगा। लेकिन साथियों, कहते ना, हीगल ने कहा है, जो बुद्धिगम्य है वो वास्तविक है, जो वास्तविक है वो बुद्धिगम्य है। सुना भी होना, सुनते हैं तो दोबारा सुनते हैं, लिखते हैं तो हमें याद भी रहता है। तो वास्तव में इसने कहा था कि गुणक की अवधारणा अपनानी चाहिए, यानी कि घाटे का बजट अपनाना चाहिए। आज वास्तव में देखा जाए, भारत जैसी क्या करते हैं, कीन्स ने सारी अवधारणाएं दी थी। घाटे का बजट अपनाना चाहिए, गुणक की अवधारणा, पूर्ण रोजगार की अवधारणा। उसके बाद पूरे विश्व में ही नीति, इवन जो ब्रेटन वुड सम्मेलन था 1944 के, यहाँ तक कि ब्रेटन वुड सम्मेलन, वुड सम्मेलन 1944 के फलस्वरूप स्थापित राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं IMF, वर्ल्ड बैंक, गेट पर भी सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रभाव देखा। अब पूरे विश्व में कहीं ना कहीं सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रभाव देखा गया। हालांकि अमेरिका कुछ नकारात्मक स्वतंत्रता की भी बातें करता रहा, लेकिन का भी ध्यान कि सोवियत संघ के साथ उसकी टक्कर थी IR में, शीत युद्ध आपने देखा होगा। शीत युद्ध में न्यू डील नीति में बेटा यही कहा कि रोजगार दिए जाए। ये रूजवेल्ट ने 1900 आई थी, जेएम की अर्थशास्त्री की सिफारिश पर, में मेनली रोजगार की नीति, कल्याण की नीति अमेरिका में आर्थिक मंदी से उभरने के लिए चल। आपको ना बेटा समझ आया है ना, ये ध्यान रखना है। तो वास्तव में स्वतंत्रता का, सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रभाव देखा गया। इन संस्थाओं में भी विकासशील देशों को सस्ती दर पर ऋण देने की बात की गई, बराबर से प्रतियोगिता नहीं, ये कहीं ना कहीं इसमें प्रावधान भी रखे गए। तो वास्तव में ये चीजें देखी गई। लेकिन अब 1970 के दशक में फिर स्टैगफ्लेशन आया, तो कहानी व्यापारिक मंदी का दौर आया। तो उसके बाद फिर कहने लगे कि भाई आप तो चलो परंपरागत उदारवाद पर और नव उदारवाद अपनाओ। तो वास्तव में वही नीति फिर आने लगी 1970 के दशक में। स्टैगफ्लेशन, व्यापारिक मंदी, की स्थिति उन्हें विश्व स्तर पर देखेगी। के बाद नव उदारवाद ने, न्यू लिबरलिज्म का उदय हुआ, नव उदारवाद ने LPG नीतियों में, LPG मालूम है ना, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण नीतियों में उन्हें नकारात्मक स्वतंत्रता, योग्यता पर बल दिया।
इसे संरचनात्मक समायोजन या सुधार का नाम दिया गया। अब एक बार नेट में क्वेश्चन आया था कि भाई संरचनात्मक सुधार क्या है, कुछ नहीं एलपीजी। अब आप डर जाते हैं, आपका क्या काम होता है, डरना। अगर आप पुराने पेपर देखेंगे तो कुछ नहीं है। वास्तव में जब स्टैग्फ्लेशन का दौर आया, व्यापारिक मंदी का दौर आया 70 के दशक में, तो पुनः मांग की जाने लगी कि भाई ये कल्याण के कारण भी आदि आर्थिक मंदी आ रही है, तो फिर अपना वही योग्यता वाला अपनाओ ना। ये सिंपल सा है। तो वापिस नव उदारवाद आ गया। उदारवाद का नया रूप, परंपरागत उदारवाद का एक नया रूप, नव उदारवाद पूरे वैश्विक स्तर पर। यहाँ स्वेच्छातंत्रवादी प्रभावी हो गए, क्योंकि वो राज्य के अंदर नव उदारवाद में और स्वतंत्र में मेनली ये अंतर, नव उदारवाद थोड़ा सा वैश्विक स्तर पर ज्यादा काम करता है, और स्वतंत्रवाद राज्य के अंदर कहता है प्रतियोगिता अपनाओ, ये कहते हैं नहीं राष्ट्रों के मध्य भी अपनाओ। इसने वापस संरचनात्मक सुधार की बात की, एलपीजी की बात की। एलपीजी को ही संरचनात्मक सुधार कहते हैं। अब इसमें गड़बड़ मत करना, नहीं तो साथियों फिर आपका क्वेश्चन गड़बड़ होने लग जाएगा। ये पहले आईएएस में भी आ चुका है, नेट में भी आ चुका है, सब में आ चुका है। ये आपको ध्यान रखना है कि संरचनात्मक सुधार का मतलब क्या है, एलपीजी। मैं दोबारा से लिख रहा हूं, ठीक है। में एफडीआई भी आ जाएगा, सारी बातें आ जाएंगी एलपीजी में। निजीकरण में क्या आता है, निवेशीकरण भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ग्लोबलाइजेशन भी आ जाएगा ये। लेकिन बेटा साथियों, जब ये नव उदारवाद का उदय हुआ और वास्तव में इसी के साथ कुछ स्पेशल नीतियां चलाई गई, जैसे थ्रेचरवाद, आपने देखा होगा कहां पर, इंग्लैंड में थ्रेचरवाद आया। थ्रेचरवाद में भी कहा निजीकरण कर दो सब, का प्रभाव सबसे पहले भारत में तो 1991 में वैश्वीकरण आया था, चीन ने 82 में अपना लिया था, लेकिन इंग्लैंड और अमरीका तो कहीं ना कहीं 70-80 के दशक में शुरुआत कर चुके। तो थ्रेचरवाद, रीगनवाद, सब ये नव उदारवाद के ही रूप है। नव उदारवाद के फलस्वरूप अमेरिका में रीगनवाद, और इंग्लैंड में थ्रेचरवाद का उदय हुआ। थ्रेचर, मार्गरेट थ्रेचर जो इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा था सबका निजीकरण कर दो। ऐसे रीगन ने भी कहा था सबका निजीकरण कर दो। तो थ्रेचरवाद का उदय हुआ। भारत में मोदीवाद कह सकते हैं, वही है निजीकरण करना। ये अग्निवीर की नीति, सेना का भी निजीकरण कर दो, कोई मतलब नहीं है। अधिकारियों को भी क्या निजी वाले लगाओ, सरकारी घटाओ, तो ज्यादा बोले घर भेज दो। ये सिंपल सा है, क्योंकि प्रगति में ही रास्ता, ये मानते काम करना होगा तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये वाली नीति कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावी रही। लेकिन साथियों, जब नव उदारवाद आ गया, इसी के अनुरूप फिर डब्ल्यूटीओ में परिवर्तन हुआ। अमेरिका ने सोवियत संघ के विघटन के बाद में सोवियत संघ के विघटन के बाद इस नीति को और बढ़ावा दिया। उन्नीस में स्थापित विश्व व्यापार संगठन ने भी सकारात्मक स्वतंत्रता को अपनाया। ने भी पेटेंट व्यवस्था, ये व्यवस्था, मुक्त व्यापार,
कस्टम ड्यूटी को 0, सीमा शुल्क को 0 से 5% करना चल रहा है विश्व व्यापार संगठन। इसलिए फ्रांसिस फुकुयामा अपनी किताब में लिखते भी हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री द लास्ट में लिखते भी हैं कि आज सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, पूंजीवाद जीत चुका है, पूंजीवाद में सफलता नहीं है। हालांकि बाद में वो समझ गए थे खाली पूंजीवादी रास्ता नहीं है। लेकिन साथियों, आज एक अवधारणा को कहीं ना कहीं प्रचार बनाकर ऐसा सिद्ध किया जाता है कि वही जैसे आज आप कहेंगे कि भाई कुछ लोग हैं प्रभावशाली, वो चाहे पेपरबाजी करना, जो भी करना, तो कहते हैं सही है, गलत कहाँ, उनके लिए वो गलत नहीं हो। वास्तव में विकास का पैमाना एक नहीं होता कि आपकी आर्थिक सफलता ही मेन हो। आज वही लगाया जाता है, आर्थिक सफलता को ही प्रगति माना जाता है, सकारात्मक स्वतंत्रता को विश्व व्यापार संगठन। तो अमेरिका आप बोलने भी लगा सब काम यही करो, यानी कि इसके बाद सभी को, सभी राष्ट्रों को नकारात्मक स्वतंत्रता अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। अब यानी कि योग्यता ही योग्यता की बात होने लगी, है ना। अब इस योग्यता की नीति की आलोचना की थी उदार समतावादियों ने। जॉन रोल्स थे, वो शुरू की आलोचना 71 थ्योरी, अमर्त्य सेन, बाकी विचारक, आर्थिक आइडिया ऑफ जस्ट 2009 में। ये फिर आलोचना का दौर भी शुरू हुआ। इस आलोचना के दौर को तेजी तब मिली जब वास्तव में अमेरिका में आर्थिक संकट आया, फिर तो का दौर फिर इसमें चला। इस वास्तव में इस प्रतियोगिता भरी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं शांति नहीं। इस प्रतियोगिता के बावजूद अमेरिका को दो हजार सात नौ में आर्थिक संकट का सामना। अब ये प्रतियोगिता की हालत है, यानी कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे ना, अब उनके घर में समस्याएं आ गई, अब खुद ही टेंशन में आ गए। भाई हमने तो प्रतियोगिता की थी, प्रतियोगिता करने के बावजूद फिर क्यों टेंशन आई। सारे योग्यता योग्यता की बात कर रहे थे, फिर भी वहां कई कंपनियां जैसे है दिवालियां घोषित हो गई थी। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया घोषित हो गई थी इस संकट के कारण। एआईजी जैसी कंपनियां, लेहमन ब्रदर, ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो वास्तव में रियल एस्टेट में छाई रहती थी। जैसे भारत में मंगलम ग्रुप छाया रहता है, यूडीबी बिल्डर छाया रहता है, ऐसे इस प्रकार की कंपनियों को कहीं ना कहीं संकट का सामना करना हो पड़ा, दिवालिया तक घोषित हो गई। बताओ, जो अमेरिका की कंपनी, फेमस कंपनी दिवालिया घोषित होगी। दिवालिया तो समझते ना, यानी कि बाबा जी अब किसी का ऋण देने लायक नहीं है, कोई विश्वास ना करे, तो वो हालात हो गए अमेरिका के। यार फिर यूरोजोन में भी, यूरोपीय संघ भी यही नीति अपना रहा था। यूरोपीय संघ में भी ये जो यूरोपीय संघ 93 में बना था, भी प्रतियोगिता और नकर सकारात्मक स्वतंत्रता को अपना रहा था। इस यूरोपीय संघ को भी 2009-10 में यूरोजोन संकट का सामना कर, और आज तक नहीं उभरा ये।
पहले तो मुद्रा अपना रहा था, देश भाग रहे हैं यूरो मुद्रा अपनाने से। पहली शुरुआत यूनान में हुई थी। तो प्रगति भी अचानक से जो मिलती है ना बहुत तेज गति से, साथियों उतनी तेज गति से गिरता भी है। आदमी कोई तेज गति से चढ़ेगा, समझो उतनी फास्ट गति से फिर कभी उतरेगा भी। और लेकिन जो सने सने सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ता है, वो गिरेगा तो एक दो सीढ़ी गिरेगा, फिर संभल जाएगा, फिर चढ़ जाएगा। और ये जो प्रतियोगिता भरी नीति है ना, ये सीधे आपको उड़ा के टॉप पर ले जाती है। और वहां टॉप से अगर गिर जाए ना आदमी, उसके बाद फिर मिलता नहीं है। प्रतियोगिता, युग्यता, छल कपट की नीति किसी भी तरीके से बाय हुक एंड क्रुक जो आगे बढ़ने की नीति ना, वो घातक रहती है, वो संकटों के दौर से गुजरती है। तो वो साथियों वो नीति लाभकारी नहीं होती। जैसे सिंपल सा है, ये क्या कहता है पूंजीवाद, ये जो नव उदारवाद है, स्वेच्छातंत्रवाद है, परंपरागत उदारवाद है, स्वेच्छातंत्रवाद है, ये क्या कहते हैं, बस इस तरीके से आगे बढ़ो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ बस। बढ़ने के बाद अगर यहां से गिरेगा ना वापस जीरो पर, फिर मिलता ही नहीं आदमी। अब दूसरी तरफ जो है सकारात्मक उदारवाद और उदार समतावाद कहते हैं, ये तो केवल योग्यता की बात करते हैं, यानी कि अशोक के पेड़ पे चढ़ने की बात करते हैं। सकारात्मक उदारवाद और साथ में समतावाद, उदार समतावाद कहते हैं भाई थोड़ा संभल संभल के चढ़ो भाई, चढ़ने की टेक्निक जो होनी चाहिए ऐसे नहीं, ये वाला रास्ता धीरे धीरे स्लोप पे चढ़ो, गिरोगे सीढ़ी बाई सीढ़ी, तो इसमें गिरोगे तो संभल तो जाओगे। तो ये योग्यता प्लस आरक्षण की बात करते हैं, और ये केवल योग्यता की। तो वास्तव में इसके कारण यूरोजोन संकट के कारण फिर समस्याएं आने लगी, और फिर बहुत सारे उदार समतावादी प्रभावी होने लगे। अमर्त्य सेन भी, जॉन रोल्स को दोबारा पढ़े जाना, कार्ल डर्वोकिन जैसे विचारक है ना, तो मैंने इतने सारे बताए आपको, फिलिप फोन पेरियास, जो भी मैंने आपको न्याय में बहुत सारे बताए हैं, तो रोकोवस्की, तो ये आपको सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रभावी दिखा। और फिर बोलने लगे खाली योग्यता की नीति घातक होती है, कि आरक्षण की से आप में से कुछ कहते हैं जल्दी से कोर्स करा दो, बस हम पढ़ जाएं एक बार काम खत्म। भाई मैंने रिकॉर्डेड दे रखे हैं तो आप पूरा पढ़ लीजिए, समझाना ही तो लाइव क्लास का आदेश है, बाकी तो कोर्स तो किया हुआ है मैंने, पूरा डन है। तो एक आध टॉपिक नहीं है, वो भी मैं जैसे रचनावाद की मैंने वीडियो हटा दी थी, रचनावाद भी बहुत जल्दी यूट्यूब पे ही ले दूंगा इस बार। एक दो वीडियो मान लीजिए कहीं छोटा मोटा मिस्टेक हो जाती है, तो उस कारण से आवाज़ के कारण या कोई ऐसी दिक्कत आ गई तो हटा दी होगी, वो भी मैं वापस डाल दूंगा, उससे कोई मतलब नहीं होता। मेन है कि हमें योग्यता के साथ आरक्षण की सबको साथ लेके चलना है, ये ध्यान में। इस तरीके से आज वापस क्या है, वर्तमान में उदार समतावाद, यानी कि योग्यता प्लस आरक्षण, अर्थात नकारात्मक के साथ सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता समन्वय पर बल दिया जाता है। भाई हमें दोनों नीतियां हैं, योग्यता के साथ साथ आरक्षण भी होना चाहिए। अब साथियों कोई सीधा क्वेश्चन आता नहीं है स्वतंत्रता का, इसलिए मैंने आईआर से जोड़ के थोड़ा सा बताने की कोशिश, ताकि आपको आईआर का ज्ञान भी आ सके। एक बार इसको पढ़ना, फिर आपको कहीं परेशानी आए तो फिर दोबारा पूछना। मैंने सिंपल सा बताया कि आपको पहले परंपरागत उदारवाद का उदय हुआ, हस्तक्षेप, व्यापारवाद, वाणिज्यवाद की बात की, लेकिन आर्थिक मंदी आई तो फिर की अर्थशास्त्री आए, उन्होंने क्या कहा कि कल्याण की नीति अपनाओ, फिर सबने कल्याण की नीति अपनाई।
1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के फलस्वरूप पाई में वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी हुई, तो उन्होंने भी यही कहा कि आरक्षण दो विकासशील देशों को, तो उसमें सस्ती दर पर ऋण भी दिया गया था IMF वर्ल्ड। लेकिन क्या है कि 1970 में जब स्टेबलेशन आया, व्यापारिक आर्थिक मंदी आई, उसके बाद वापस कहा जाने लगा कि हमें परंपरागत उदारवाद वाली योग्यता अपनानी, आरक्षण को छोड़ दो। तो उसके बाद फिर क्या आ गया, नव उदारवाद, स्वेच्छातंत्रवाद, इनका ज़्यादा प्रभाव देखा गया, LPG का प्रभाव देखा गया के रूप में। कहाँ वास्तव में रीगनवाद, थ्रेचरवाद का उदय हुआ, लेकिन रीगनवाद, थ्रेचरवाद का परिणाम हुआ अमेरिका आर्थिक संकट और यूरोजोन संकट। वापिस से फिर कहने लगे कि योग्यता प्लस आरक्षण, यानी कि वापिस से बात आज की वही GM कीन्स ने सकारात्मक उदारवाद से जोड़ा जाता है, कार समतावाद। तो आज वापस कह रहे हैं कि हमें समन्वय ही करना, दोनों का समन्वय आवश्यक भी है कि नकारात्मक स्वतंत्रता योग्यता और सकारात्मक स्वतंत्रता आरक्षण, दोनों का समन्वय होना। खाली अगर योग्यता योग्यता पर प्रतियोगिता की बात करेंगे, कई बार अनजाने में गिर भी जाते। ये कुछ विचारक तो बीमा की बात भी करते, डोनाल्ड रोकिन। वास्तव में बीमा भी होना, मान लीजिए कोई संकट आ जाता है तो संकट के किसी के साथ भी आ सकता है, प्राकृतिक तो किस कहीं भी संभव है, हम में से कोई भी बीमार हो सकता है। जैसे कि कोई नहीं रहता कि वास्तव में आप ये कहें कि योग्य ही बने रहो, शरीर है, आपका भी शरीर, का भी शरीर, आपकी भी छुट्टी हो सकती है। ये साथियों क्या है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का भाव आवश्यक रहता है, तो आदमी को मानवता नहीं खोनी। जो सकारात्मक स्वतंत्रता से आती, केवल योग्यता की बात करना, हम दौड़ लगाएं, खाली बस दौड़ते ही जाएं, हम भावुकता भी है, मानवता भी है, तो भी जीविका के साथ भावनात्मक मानव होने के नाते भावनाएं भी इम्पोर्टेंट, और उसकी एक सम सीमा भी है व्यक्त करने, दोनों चीज़ों का न कहीं समझ आपको। अब हम साथियों चर्चा करते हैं कार पर, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, लेकिन ये टेबल वही है मैंने न्याय में बताया, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अब कुछ बच्चे हो सकता है आज जुड़े, तो आपकी इच्छा पर निर्भर है जुड़ते। मेरा काम तो 700 बच्चे 800 है, मैं तो अपनी लाइव क्लास एक जुड़ता है, मैं अपना काम करके ये, और इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान हम करें, बेटर रहेगा। अब साथियों आपको ध्यान रखना है इसी बात का, तो मैं आपके सामने वह स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता के दो प्रकार हैं, पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव फ्रीडम, दूसरा है सकारात्मकता, पॉजिटिव फ्रीडम। तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, ये योग्यता योग्यता स्वतंत्रता का वास्तविक मतलब यही, आज कोई कम शब्दों में कहे, सामान्य अर्थ कहे, स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ ही, तो उदारवाद पूंजीवाद में कहते हैं ना, स्वतंत्रता के वास्तविक समर्थक, वास्तविक अर्थ यही। कोई कहे कि वास्तव में स्वतंत्रता के समर्थक हैं, इसका मतलब वो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक के हैं, नकारात्मक के। सिंपली कहे ना, हम तो स्वतंत्रता के समर्थक है, इसका मतलब समझ जाओ वो नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक हैं, यानी कि वो योग्यता की बात करते हैं और आरक्षण का विरोध करते हैं। यानी कि वो योग्यता का क्या करेंगे, समर्थन, आरक्षण का क्या करेंगे, विरोध, राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र का समर्थन, कार्य क्षेत्र का क्या करेंगे, समर्थन, कृषि हाथ का क्या करेंगे, समर्थन, समर्थन करेंगे।
ये लो। और समानता का क्या करेंगे? विरोध। समानता का मतलब क्या होता है? आरक्षण। तो आरक्षण, समानता का विरोध। ये ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता कौन सी महत्वपूर्ण मानेंगे? बस कानूनी और राजनीतिक स्वतंत्रता। उनके लिए कानूनी और राजनीतिक स्वतंत्रता ही बढ़िया है। बस वो सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण नहीं मानते। कहते हैं बस सभी को मतदान का अधिकार हो और सभी को केस करने का अधिकार हो, विधि के समक्ष सभी समान हो, यही स्वतंत्रता का वास्तविक मतलब। अब इस श्रेणी के विचारक कौन से हैं, समर्थक कौन से हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। मैं समर्थक भी लिख, समर्थक हैं परंपरागत उदारवादी। नाम नाम बताऊंगा आज, बाकी पहले भी मैंने बताया है। परंपरागत उदारवादी में कौन कौन से आएंगे? परंपरागत उदारवादी में आएंगे एडम स्मिथ, जॉन लोक, हर्बर्ट स्पेंसर, डी टाकविले, अब लॉर्ड एक्टन, ये। और स्वेच्छतंत्रवादी, स्वेच्छतंत्रवादी भी आपको याद हैं। एक बार बोलना, पुराने बच्चे तो कम से कम बोल दे, ठीक है। जो अभी क्लास में जुड़े हैं तो हो सकता है उनको कुछ दिक्कत आ रही हो। कई बच्चे तो काफी दिनों से जुड़े हुए हो तो बोल सकते हैं कौन कौन से। आइजिया बर्लिन, एपी हैक, रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन। ये लोग नकारात्मक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और साथ में नव उदारवादी रीग और थ्रेचरवादी सब भी धरा, एलपीजी, सब इसी। आगे क्लियर कौन सा? और ये कानूनी राजनीतिक स्वतंत्रता को ही वास्तविक तक सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थन हैं। तो ये योग्यता प्लस आरक्षण की बात करेंगे, कल्याणकारी राज्य की बात करेंगे, और ये सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता की बात, यानी कि रोटी कपड़ा मकान की बात करेंगे, पिछड़े वर्गों के उत्थान की बात करेंगे। ठीक। फिर ये क्या कहेंगे? योग्यता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। आरक्षण का मतलब क्या होता है? समानता। यानी कि ये स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानेंगे। ये क्या मानेंगे? विरोधी। ये स्वतंत्रता और समानता को क्या मानेंगे? विरोधी। तो ये कहेंगे विरोधी हैं कि आरक्षण का विरोध करते हैं नहीं, ये क्या मानेंगे? पूरक। ये क्या करेंगे? समानता को पूरक मान। इसके समर्थक कौन कौन से हैं वो भी मैं लिख देता हूं, फिर मैं बता भी दूंगा, आप तनाव ना लें। में सारे आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो है सकारात्मक उदारवादी समर्थक में, और उदार समता। उदायवादी भी आ जाएंगे, समाजवादी भी आ जाएंगे। उदायवादी भी आप लिख सकते हो, वो भी इसी प्रकार की बात करेंगे। समाजवादी भी इसी करेंगे। अब ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। एक फ्रीडम नोजिक, वेरी गुड, बिल्कुल मीना जी सही कहा। तंत्रवादियों के नाम बता रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब मैं एक बार फिर आपको समझा रहा हूं दोस्तों, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं कल फिर बता दूंगा, लेकिन आप डरना मत ना। तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि नहीं समझ आ रहा हो, मैं कल फिर बताऊंगा। लेकिन हाँ, माइकल वाल्जर समुदायवादी हैं, बिल्कुल कमल कुमार जी आप सही कह रहे हैं, वेरी गुड। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, आप तनाव ना लें, आराम से। पहला स्वतंत्रता का रूप है जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, तो प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्रक्रियात्मक। औपचारिक स्वतंत्रता भी कह देते हैं, एक ही तरह कई नाम हो सकते। ये क्या है? योग्यता पर बल देती है, आरक्षण का विरोध। यानी कि योग्यता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। आरक्षण का मतलब होता है समानता, यानी कि ये भी कहेंगे राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र होना चाहिए, राज्य को नाइट वॉचमैन का काम करके व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अदृश्य हाथ का मतलब ये पीछे हाथ कर लेने चाहिए, राज्य को कोई भी आर्थिक गतिविधि में इंटरफेयर नहीं। और ये स्वतंत्रता का मतलब केवल कानूनी और राजनीतिक मानते हैं। समान मताधिकार दे दो और सबको केस करने का अधिकार दे दो, बस इतना। समर्थक कौन है? परंपरागत उदारवादी हैं। परंपरागत उदारवादी कौन है? एडम स्मिथ, जॉन लोक, हर्बर्ट स्पेंसर, लॉर्ड एक्टन। स्वतंत्रवादी भी इसका समर्थन करते हैं। स्वतंत्रवादी कौन है? चार मैंने आपको नाम बताए थे, आइजिया बर्लिन, रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन।
ये भी आपको ध्यान। फिर क्या है, आया क्या, सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता के दूसरे नाम भी हैं, तात्विक स्वतंत्रता, अनौपचारिक स्वतंत्रता। ये डरना मत, आप न्याय वाली वीडियो देख लेना, चाहे न्याय की तरह सेम है, कोई अंतर नहीं है। जो बच्चे ने नहीं देखा न्याय वाली वीडियो तो दोबारा से देख लेना एक बार। यहाँ मैंने न्याय के बता रखे हैं, आधुनिक न्याय व जॉन रोल्स। यहाँ पहला नंबर 2 नंबर वीडियो है न्याय की, पार्ट 2, उसको जाके देख लेना, आपको और समझ आएगा। फिर भी दिक्कत आए तो मुझे कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, मैं आपको दोबारा सुना दूँ। डरने की जरूरत नहीं, नहीं समझ आता तो हम बैठे हैं, दोबारा बताएंगे, है ना। में बेसिकली ये क्या है, योग्यता प्लस आरक्षण की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता की बात करेंगे, और ये स्वतंत्रता और समानता क्या मानेंगे, पूरक। समर्थक कौन कौन है, सकारात्मक उदारवादी। सकारात्मक उदारवादी कौन है, मिल, ग्रीन, लास्की, नॉर्मरिडल, याद आ रहा है, जीडी, थोड़े ये सारे विचारक। फिर उदार समतावादी हैं, उदार समतावादी में रोनाल्ड डर्वोकिन जैसे विचारक आएंगे, रोल सीबी पर्सन, अमर्त्य सेन। समुदायवादी में वाल्जर है, विल्किंसा है, माइकल सेटल है, ये विचारक आएंगे। मैंने इन पहले भी न्याय में बताई है, मैं दोबारा भी कल बता दूंगा, लेकिन इस टेबल को आप 2-3 बार बनाना, वापिस से विचारकों को एक बार सेट करना, फिर मैं कल फिर दोबारा से आपको फिर ये बताऊंगा। साथियों, कुछ समझने की कोशिश करना, साथ में पुराने पेपर भी करना। मैं क्वेश्चन तो करा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बुक आती च्यवन प्रकाशन से, वो भी देखना, साथ में यूथ कंपटीशन के भी देखना, क्योंकि पुराने पेपर सोल्व करेंगे, साथ में मॉडल पेपर सोल्व करेंगे तो आपको मजबूती मिलेगी। और साथ में टेस्ट पेपर भी दे रखा है स्वतंत्रता का, समानता का, न्याय का, आप उसमें से भी कुछ क्वेश्चन हल करके देखना। आप ये मत सोचना कि 2 या 3 बार प्रैक्टिस करने का चांस, आप 100 बार करिए, 100 बार भी चांस। आप टेस्ट भी उठा के, उसको ऑनलाइन टेस्ट है तो उनको कर करके देखना। वो कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप पूछना, मैं उसका भी आंसर दूंगा। ये सभी से निवेदन है कि आप अच्छे से पढ़ें। आज मैं इतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो आप फिर तनाव ले लेंगे। आप इतना बहुत है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।